हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा। चैप्टर 7 को लेकर के आए हैं। टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, और जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। और केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17% भाग को शरण प्रदान करता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम 1991 को हम देखें तो 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई। 1991 से देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई, और जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति भी लागू की गई और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था, और बहुत सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ। परंतु आर्थिक सुधार के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफ़ी हद तक कम ही कह सकते हैं इसको, विरोध को, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा आया। आर्थिक सुधार में परिणाम बहुत अच्छा आया था इसका। और हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका के लोग नाखुश भी हुए, और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुआ। तो अभी के अगर हम वर्तमान में देखूं तो लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ा है उसको हम इस तरह से समझते हैं। पहला जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को CMIE का रिपोर्ट जो पहला है, यानी CMI का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट देखे तो 20 अप्रैल तक इसका रिपोर्ट में देखा गया है कि 20 अप्रैल तक 15 करोड़ तक लोगों की नौकरी जा चुकी है लॉकडाउन के चलते। ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक का। और दूसरा रिपोर्ट अगर हम देखें CII का फुल फॉर्म होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का रिपोर्ट अगर हम देखें तो 30 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। और 15 मई तक का रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं तो 15 मई तक 30 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, जो सबसे बड़ा इंडिया का बेरोजगारी होगा। तो हमारा देश जो बहुत बड़ा है, यानी कितना है जनसंख्या भारत का, आपको पता होगा कि 137 करोड़ प्लस है। तो 137 करोड़ प्लस की जनसंख्या है हमारे देश का। 137 करोड़ में से 16 साल से ज़्यादा लोग कितने हैं? करीब 100 करोड़ लोग रहते हैं, और उस 100 करोड़ में से 30 करोड़ लोगों की नौकरी गई तो कितना हो जाएगा? करीब उसका 30% हो जाएगा, उसका 30% देश बेरोजगार हो गया। तो देश की क्या हालात होगी आप समझ सकते हैं। तो भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत सारे दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते। तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है? हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियां एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ें की ज़रूरतें एक दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती है। सभी वस्तुएं तो एक जगह उपलब्ध नहीं होती, सभी वस्तुओं को हम एक जगह से प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दूसरे स्थान से लाया जाता है और तब जाकर के आवश्यकता पूरा किया जाता है। तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती है। कोई भी वस्तु अपने आप जहां पर मांग किया जाता है उस जगह पर अपने आप नहीं पहुंच जाती है। स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक,
यानी जहाँ पर मांग हो रहा है और जहाँ पर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु को वहाँ तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो कुछ व्यक्ति इसका उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं किसी वस्तु को, उसको व्यापारी, उनको व्यापारी कहा जाता है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा, यानी मूवमेंट की जरूरत पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन की सुविधा होनी चाहिए। तो वाहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। स्थल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। ये तीनों जो क्षेत्र है, ये तीनों जो मार्ग है, उस मार्ग से वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर लाया जाता है या फिर भेजा जाता है। तो इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल, वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको। तो किसी भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो भारत में परिवहन में भूमि परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को लाया जाता है। सार्वजनिक परिवहन अधिकांशतः भारतीय नागरिकों के लिए सड़क परिवहन का प्राथमिक साधन है और भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में से है। तो भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा और वास्तव में और व्यस्त है, सबसे बड़ा और व्यस्त है सड़क मार्ग भारत का, जो 2015 तक 8.225 अरब यात्रियों का सालाना 980 मिलियन टन से अधिक कार्गो का परिवहन करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है स्थल मार्ग भारत के लिए। तो भारत में जो परिवहन के साधन है वो है स्थल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। तो स्थल मार्ग के द्वारा हो जाएगा सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, और जल मार्ग के द्वारा हो जाएगा आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। उसके अलावा वायु परिवहन के द्वारा हो जाएगा घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में हो जाएगा सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। तो बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र, पहले क्या था, पहले बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था, एक सीमित क्षेत्र तक ही परिवहन सुविधा थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो उसी प्रकार से इसका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार और परिवहन के विकास भी बढ़ता गया। तो परिवहन में स्थल परिवहन भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, अभी अभी हमने बताया। और यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। सड़क का जाल बिछा हुआ है पूरे भारत में। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। रेल परिवहन से पहले सड़क परिवहन प्रारंभ हो गया था। आपको पता होगा रेल परिवहन का तो प्रारंभ हुआ है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर था, उस समय जब भारत में था, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको 1958 में शुरुआत की थी रेलवे का। इसको शुरुआत किया गया था। तो इससे पहले सड़क परिवहन की प्रचलन था भारत में। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता जो महत्व है बढ़ने का, वो है पहला, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है
और ये दूसरा कारण है अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती है। और तीसरा कारण है अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित किए जा सकते हैं। और चौथा है अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम श्रम की जरूरत पड़ता है, सीधा सीधा सरल भाषा में समझिए, और कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन से सड़क को इसको चलाया जा सकता है। और पांचवा है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, घर घर तक सड़क मार्ग जो है घर घर तक उपलब्ध कराता है, घर घर तक सामान ले जाने में सुविधा प्रदान करता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत जो है इसमें भी बहुत कम पड़ता है सड़क व्यवस्था में, सड़क सेवा में। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। सड़क क्या करती है? सड़क रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, सड़क वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। तो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें और इन सड़कों को महत्वपूर्ण भूमिका क्या है उसमें उस भूमिका को भी बताया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, पहला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में गोल्डन क्वारिट्रल सुपर हाईवे भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सड़क रेल मार्ग जोड़ती है। और दूसरा है पूर्व से पश्चिम का गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर गुजरात, असम से गुजरात को ये सड़क मार्ग जोड़ती है आपस में। तो इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। और यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्तम में से एक है, जो इसको बहुत जो छोटे छोटे जो सड़क मार्ग जो बिछे हुए हैं वो बहुत ही लोगों के आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करती है, घर तक कोई भी सामान ले जाने लाने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो 2020 तक भारत का जो रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा, दूसरा सबसे व्यस्तम रेल नेटवर्क होगा 2020 तक। और उससे पहले का अगर हम सड़क मार्ग को ही देखें जो 2015 तक का 8.225 अरब यात्रियों का सालाना 980 मिलियन टन से अधिक लोगों का परिवहन करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्तम में से एक नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क भारत का। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में है। और नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, दूर वाले भाग को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यू के द्वारा इसका रख रखाव और निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यू के द्वारा होता है। सीपीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सीपीडब्ल्यू के द्वारा ही बनवाया जाता है और इसको देख रेख भी सीपीडब्ल्यू के द्वारा ही किया जाता है। तो अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जाना होगा कि सबसे पहले से ग्रंटेक रोड
बनाने वाले शेरशाह सूरी ही था। तो ऐतिहासिक रोड है दिल्ली व अमृतसर, दिल्ली व अमृतसर के बीच का जो रोड है, ऐतिहासिक रोड है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से आज भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से आज जाना जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया गया था दिल्ली से अमृतसर तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, राज्यों की राजधानियों को मिलाती है स्टेट हाईवे, जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। राजमार्ग को रख रखाव और देखभाल करना और निर्माण करना पीडब्ल्यूडी के अधिकार में होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्टेट हाईवे को निर्माण किया जाता है और इसको रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिला मार्ग। तो जिला मार्ग की जो सड़कें हैं जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिला मार्ग और ये जिला परिषद के द्वारा ही बनवाया जाता है। इसका देखरेख भी जिला परिषद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य सड़कें। तो अन्य सड़कें जो छोटे छोटे ब्रांच के रूप में सड़कें मिला हुआ रहता है एक दूसरे से, तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। तो जिसमें से देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित होता है। तो ये जो अन्य सड़कें के अंतर्गत आएगा वैसा सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र से गांव तक, शहर को जोड़ती है, वो इस अन्य सड़कें के अंतर्गत आएगा। और इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों को विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है, प्रोत्साहन दिया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत। और इसी परियोजना के तहत इस प्रकार के सड़क को बनवाया जाता है और रख रखाव किया जाता है। तो इस परियोजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं भारत में जाल की तरह किस प्रकार से सड़क मार्ग हमारा बिछा हुआ है। सबसे बड़ा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो सड़क मार्ग है श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण। तो आप देख सकते हैं भारत का जो सड़क रेल मार्ग है जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इस भारत में सड़क एक जाल की तरह बिछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कें क्या है? सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन 1960 में बनाया गया था जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना होता था। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों से अभिगम्यता बढ़ी तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। तो उसी को बोलते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या है? सीमांत सड़क के अंतर्गत भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है और इस संगठन को 1960 में बनाया गया था, 1960 में, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको
विकास करना था इस प्रकार का सड़क का, और इसीलिए इस प्रकार की एक संगठन बनाया गया था भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन, सीमा सड़क संगठन। 1960 में इस संगठन को बनाया गया था। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर है लंबा, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। सीमा सड़क संगठन जो अभी आपने पढ़ा, जो संगठन बनाया गया था इसी प्रकार के सड़क बनाने के लिए। और यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। पहाड़ी के रास्ते से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़क को तैयार किया गया है, सड़क को बिछाया गया है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग किया कर सकते हैं आप कच्ची सड़क और पक्की सड़क में। तो पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित किया जाता है, और ये 12मासी सड़कें हैं। जो कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कें उपयोग लायक ही नहीं होता है, और इस प्रकार से वर्षा ऋतु में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो पक्की सड़कें वैसा सड़क होता है जो सीमेंट और कंक्रीट तारकोल द्वारा बनाया जाता है। 12मासी सड़क होता है, सालों भर इसको यूज किया जा सकता है। कच्ची सड़क को सालों भर यूज नहीं कर सकते हैं, बरसात के मौसम में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेल परिवहन। तो आइए हम लोग रेल परिवहन को आज इसी वीडियो में देख लेते हैं। उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश का ये यातायात का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेल परिवहन। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है रेल परिवहन। लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है रेल परिवहन। तो एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1953 हम बताए थे, 1853 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी मुंबई से थाने। अगर हम बोले, हमको तो याद है शायद 19 हम बोल दिए थे, लेकिन 1853 में इसको बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मुंबई से थाने पहली रेल सेवा शुरू हुई थी मुंबई से थाने 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 16 रेल प्रखंडों में इसको संकलित किया गया है। वर्तमान में रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय कितना है उसको आप निकाल के देख सकते हैं। तो वर्तमान में रेल प्रखंड और मुख्यालय में मध्य रेल प्रखंड का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। पश्चिम रेल प्रखंड का जोन जिसको बोलते हैं प्रखंड या जोन तो मुंबई है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली, और पूर्व रेलवे जोन का कोलकाता है, और दक्षिण का चेन्नई, पूर्व मध्य का हाजीपुर, पूर्व तट का भुवनेश्वर। तो इस प्रकार से अनेक बहुत सारा है। और इसको हम आगे देखते हैं कि देश में रेलवे परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में भू आकृतिक
आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। प्रमुख रूप से कौन कौन सा कारक है? पहला है भू आकृतिक, दूसरा है आर्थिक और प्रशासकीय कारक। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल पर भूमि सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों और पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियां और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं और हिमालय पर्वत के क्षेत्र की दुर्लभ ऊंचाबच विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेलवे लाइन निर्माण करना कठिन है। तो ये भू आकृति कारक हो गया। रेलवे लाइन को प्रभावित करने वाला, जो रेलवे लाइन को प्रभावित करता है, और सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। तो कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, कहीं कहीं रेलवे ट्रैक ही धंस जाता है, कहीं कहीं भूस्खलन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं आते रहती है हमेशा, अनेक समस्याएं। तो आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेलवे परिवहन प्रमुख हो गया है, जबकि रेलवे परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसे समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। और बहुत लोग देखते हैं कि रेलवे की संपत्ति को ही लूट लेते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे समस्या अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है इस तरह की समस्या। बहुत सारे लोग बिना टिकट के चल जाते हैं। तो ये रेलवे की हानि इस प्रकार से होती है। और जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। तो जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो गाड़ी है, हमारी जो रेलवे है, हमारा जो ट्रेन है, वो सही समय पर चले। तो इस प्रकार से हम कैसे सहायता उसको कर सकते हैं। अब है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के द्वारा परिवहन। तो भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों के उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल तथा उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है पाइपलाइन का प्रयोग। पहले सिर्फ पाइपलाइन का प्रयोग पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में इसका यूज किया जाता था, लेकिन आज हम पाइपलाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में इसका पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, जैसे बरौनी हो गया, मथुरा, आंतरिक भाग में शोधनशाला जो स्थित है, तो बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। अगर पाइपलाइन नहीं होती तो इस प्रकार का व्यवस्था नहीं हो पाता। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। बिछाने की लागत तो ज़्यादा है, लेकिन इसको चलाने के लिए न्यून लागत है।
वाहनांतरण देरी तथा हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर होती है। तो देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। कौन कौन सा है? ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, और इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक पाइपलाइन का ये जाल बिछा हुआ है। गुजरात में सलाया से बीरगांव तक, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थान को जोड़ती है। पाइपलाइन के द्वारा ही यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह तक तरल रूप से जो हमारा वस्तुएं हैं उसको पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गैस पाइपलाइन गुजरात से हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है, और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों तक पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है, और इस प्रकार से पाइपलाइन एक दूसरे से मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमारा सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग किस प्रकार से हमारा सुविधा प्रदान करता है। तो खास करके अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो इस ट्रेन में 35 किलोमीटर की दूरी तय किया था। 35 किलोमीटर की दूरी मुंबई से थाने, कितनी दूरी थी? 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और इसमें 14 डब्बे थे और भाप का इंजन लगा हुआ था। तो भाप का इंजन लगा हुआ था, तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी इसका नाम रखा गया था। 1854 में पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। 1853 में मुंबई से थाने 35 किलोमीटर, और 1854 में पूर्वी भारत में पहली ट्रेन चली थी हावड़ा से हुगली के बीच, और 1859 में उत्तर भारत में कानपुर से इलाहाबाद की बीच पहली ट्रेन चली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब। पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी 1859 में उत्तर भारत में कानपुर से इलाहाबाद के बीच 1859 में पहली ट्रेन चली थी कानपुर से इलाहाबाद के बीच। और इसके अलावा इलाहाबाद के बीच जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1859 में, और पहली विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में पहली विद्युत ट्रेन मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी ये ट्रेन। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको पता ही होगा, भारतीय रेलवे के जोन में विभाजित किया गया, और इस जोन को डिवीजन में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन का एक डिवीजन मुख्यालय होता है। प्रत्येक डिवीजन का नेतृत्व एक डिविजनल रेलवे प्रबंधन करता है, DRM, जो क्षेत्र के महाप्रबंधक GM को रिपोर्ट करता है। भारतीय रेलवे के कुल 17 जोन और 73 डिवीजन है। कितना है? 17 जोन और 73 डिवीजन। इस चैप्टर के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने जोन है और कितने, भारतीय रेलवे के कितने जोन है और कितने डिवीजन है। तो 17 जोन और 73 डिवीजन है भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन है। उत्तर रेलवे हो गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उत्तर रेलवे का। तो इस प्रकार से आप सबको याद कर सकते हैं, उत्तरी पूर्वी रेल या पूर्वोत्तर रेलवे जिसको बोलते हैं।
और उसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हो गया, पूर्वी रेलवे हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे हो गया, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे। तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के बाद में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो जोन का और डिवीज़न को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।